क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला, कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो 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 वेलकम स्टूडेंट्स। भाई देखिए, अब हम सॉल्व करेंगे क्या पीवाईक्यू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू किसके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर के। तो देखते हैं पहला ही टॉपिक क्या है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। देखो पहला ही क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रेज। इनमें से कौन सी बात है जो कैथोड रेज के लिए कभी सत्य नहीं हो सकती है। कह रहा है कि दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, काइनेटिक एनर्जी तो पोजेस करते थे ये। क्यों करते थे भाई? एक पैडल स्वीप होता था, पैडल स्वीप, और पैडल स्वीप को घुमा देते थे, इसका मतलब एक काइनेटिक एनर्जी तो है। कह रहे हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसमें कोई इस बात में सच्चाई नहीं है, पर आगे देखते हैं। दे प्रोड्यूस हीट। हाँ बिल्कुल, पार्टिकल नेचर है, किसी चीज में अगर टकराते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर। ऑब्वियसली अगर काइनेटिक एनर्जी है तो मैकेनिकल प्रेशर तो होगा ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इसके बारे में बिल्कुल असत्य है। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। आगे देखें, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। इनमें से कौन, फिर से कैथोड रेज के बारे में कौन सी बात असत्य है, फॉल्स है? दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। बिल्कुल सही बात है। कैथोड रेज का नाम कैथोड रेज क्यों है? क्योंकि कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ जाती है। कहता है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो ये रेखा बिल्कुल ऐसे सीधे चलती है, सीधे। कोई फील्ड लगा दी तो ऐसे बेंड हो जाती है। ठीक है भाई। कहता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन कैथोड रे ट्यूब। बिल्कुल सही बात है। कैथोड सिर्फ कैथोड होना चाहिए, उसमें मेटल कोई सा भी हो, आप उसमें ग्रेफाइट लगा लो, कोई मेटल ले लो, सेम, उसमें फर्क नहीं पड़ता। कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, कैथोड रेस तो निकलेंगी ही निकलेंगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। एनोड के लिए, एनोड रेस के लिए दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनोड रेस, इट इज ओनली ट्रू फॉर कैथोड रेस। ओके, थम्स अप। चलिए,
कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। बिल्कुल गलत बात है। एनोड के रेज के लिए ट्रू होता है, लेकिन कैथोड रेज के लिए ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट के लिए मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो भाई फॉल्स है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज नॉट करेक्ट, या फिर इनकरेक्ट बताना फिर से कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सी बात हमने गलत बताई है। पूछ रहा है क्या, इट इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है। रिप्रेजेंटेशन ही इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन ही इसका E-1 होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, एक नेगेटिवली चार्ज होता है। कह रहा था मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं भाई गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इनफैक्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। इट इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते ही हैं। इट इज अ कांस्टेंट ऑफ कैथोड रेस, हाँ जी निगेटिवली चार्ज रेस होती हैं कैथोड रेस, इसीलिए कांस्टेंट ऑफ कैथोड रेस भी है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट गलत हो गया और ऑप्शन हो गया करेक्ट। अगला देखें, एटॉमिक मॉडल से कुछ क्वेश्चंस। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। अरे भाई टू फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। कह रहा था मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है ये चीज तो। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ जी, आइसोटोप की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है कि आइसोटोप्स में क्या सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप शो करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। गलत बात है भाई, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को और क्या किसको, न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन नेचर, बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है भाई, देखिए इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो गया 1 करेक्ट, ओ सॉरी 1 तो नहीं है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है और 5 करेक्ट है। तो 2 3 5 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है हमारा 2 3 5। ठीक है, खत्म हो गया वाला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजंस कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा कंक्लूजन हम इसमें से डिराइव नहीं कर सकते हैं भाई। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन ऑफ द एटम इज एम्प्टी, बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर जो रेस थी वो अनडिफ्लेक्टेड सीधे सीधे मतलब चले गई थी, बिल्कुल इसका मतलब उसमें ज्यादा स्पेस क्या है, खाली है। द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10 की पावर -10, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, रेडियस का एटम का कितना तो ज्यादा होता है और जो न्यूक्लियस का होता है बहुत छोटा होता है। ऐसा क्या ऐसा बोला गया, फुटबॉल इन सॉकर फील्ड का कुछ एग्जांपल दिया जाता है ना, तो बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स, ना 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 ये कहाँ पता चला, इनफैक्ट इससे तो ये तो डीमेरिट भी हो गई थी ना बाद में, ऐसा नहीं, ये तो गलत हो गया था, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियंस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। Which of the following properties of an atom could be explained correctly by Thomson's model of an atom? ठीक है भाई, इनमें से कौन सी चीज थॉमसन ने बिल्कुल ठीक बनाई, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, हाँ यही ठीक बताया, अरे यही ठीक हो गया क्या, हाँ थॉमसन ने बोला था प्लम पुडिंग मॉडल जब उसने दिया, या फिर वाटरमेलन मॉडल, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे का पूरा सरफेस लेता है, जैसे वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट, या फिर पुडिंग की पूरी पुडिंग ही, और उसमें जो किशमिश है या फिर प्लम जो या फिर वाटरमेलन में जो सीड्स हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, अरे इस तो पता भी नहीं था स्पेक्ट्रा होता क्या है। ठीक है भाई, ठीक है आवाज, हाँ ठीक है। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने। स्टेबिलिटी ऑफ एन, नहीं बिल्कुल नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम तो इसके बाद रदरफोर्ड भी नहीं बता पाए, इनकी तो दूर की बात है। ठीक है भाई, चलिए कह रहा है 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार्स। 2 एटम्स आइसोबार कब होते हैं भाई, वो तब होते हैं, सपोज आर्गन और कैल्शियम का एग्जांपल ले लें, आर्गन 18 हो गया, कैल्शियम 20 हो गया, इन दोनों के मास नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, तो देखो मास नंबर जो होता है ना, मास नंबर ए ये किसके बराबर होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, ओ सॉरी चलिए
थोड़ा सा हिकअप होता रहता है। किसके बराबर था ये? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर ये होता है, ठीक है, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये तो गलत डेफिनेशन है। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये डेफिनेशन भी गलत हुई। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, बिल्कुल गलत। फिर लास्ट में कहता है कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि ये मास, इसकी मास नंबर की बात है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यानी कि मास नंबर की बात कर रहा है, इज सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट इज डिफरेंट। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसको डिनोट करते हैं भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब Z, यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स और इसका एटॉमिक मास है 35.5, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट द रेशियो ऑफ Cl37 एंड Cl35 इज। देखो इस क्वेश्चन को वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, क्यों? देखो बोल रहा है कि Cl1 हमारे पास क्या है? 37 है और Cl1 हमारे पास क्या है? 35 है। वो बोल रहा है कि हमें इनका रेशियो बताना है, लेकिन उसने ये चीज बोली है कि इनका जो एवरेज है ना, इनका जो एवरेज है वो कितना है? वो है 35.5, ठीक है। कितना एवरेज है? 35.5 का एवरेज है। अब खुद बताओ, अगर इनका 35.5 एवरेज है तो इसका मतलब ये ज्यादा होगा, तो आपको 1:1 कहीं दिखे, अच्छा ये ज्यादा होगा तो इट विल बी मोर, लिख देता हूं मोर। तो इसके साथ रेशियो ज्यादा होना चाहिए, 3:1 तो हो नहीं सकता। अब दो ही ऑप्शन है हमारे पास, 1:2 और 3:1। अगर ये 1:2 होता तो कितना होता? इसका कितना आता? 35 के साइड ज्यादा मास आता, 35 की साइड। पर अगर 1:3 है तो ज्यादा 35 के पास आता, ठीक है। तो अब आप इससे कैसे करेंगे? आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको x मान लो, इसको आप 100 - x मान लो, और फिर मल्टीप्लाइड बाय आप 35, इसको x इंटू 35, इसको करोगे 100 - x इंटू 37 बराबर इतना 35.5। तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा आपका कितना? 1:3। ये वैसे एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि इसका जो रेशियो होता है कितना आता है? 1:3 का रेशियो आता है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। वैसे इसका प्रॉपर तरीका क्या है? जैसे लिखा है ना मैंने, ऐसे आप सॉल्व करेंगे, बट एनसीईआरटी में जो फैक्ट लिखे हैं उनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगला टॉपिक है डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स के बारे में पढ़ते हैं भाई, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा, ठीक है भाई। करो अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया, हाँ ये रिसेंटली आया था क्वेश्चन, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ब्रॉडकास्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी कि हमें न्यू हमें गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, वो भी किलो हर्ट्ज में दे रखा है। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमिटर रेट, हमें लैम्डा निकालना है, ठीक है। हमें न्यू दे रखा है, हमें लैम्डा निकालना है, और हमें स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखी है। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? सी बाय न्यू, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये पर, देखो ये हुआ मीटर पर सेकेंड और ये हुआ पर सेकेंड, वो भी किलो हर्ट्स है वैसे, है ना, तो किलो को तो अलग कर देंगे, हर्ट्स हो गया पर सेकेंड, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब आंसर हमारा मीटर में आएगा, ठीक है भाई। लाइट की स्पीड है क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में ही ले रहा हूँ, और ये कितना है? 1368 किलो हर्ट्स। देखो हर्ट्स होता है कितना? पर सेकंड के बराबर, लेकिन हमारे पास किलो हर्ट्स है, यानी कि 10⁻³ भी करेंगे। ये सब ये आ जाएगा आंसर हमारा किसमें? ये आंसर आ जाएगा हमारे मीटर में, ठीक है। ये सब आप जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर आना चाहिए लगभग 219.3 मीटर के आसपास। कितना? 219.3 मीटर के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट तो कर ही लोगे, है ना, ठीक है भाई। तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अगला देखें, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल में एनर्जी निकालनी है, चलो ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा वेवलेंथ दी हमें, मैंने यानी कि क्या? लैम्डा हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें? लैम्डा हमें दे रखा है। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल हमें निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकलती है? सीधा फॉर्मूला बेसिक है, E इज इक्वल टू Hc बाय लैम्डा। करो इसको, H की जगह लिखेंगे हम क्या? 6.6 × 10⁻⁻34। हमेशा पहले यूनिट लिखा करो, ठीक है। यूनिट क्या है? यूनिट जूल सेकेंड, ठीक है। और फिर क्या है? सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। यहाँ से एक चीज करती हुई तो ऐसे मुझे दिख रही है, और क्या? अपॉन लैम्डा कितना दे रखा है हमें?
45 नैनोमीटर। तो 45 इंटू 10⁻⁻9 मीटर लिख दिया मैंने। अब देखो क्या क्या चले गया, सेकंड से सेकंड गया, मीटर से मीटर गया। अब ये चीज़ तो चले गई, ये चीज़ तो चले गई सारी की सारी, आंसर हमारा जो भी आएगा जूल में आएगा। तो इसीलिए इसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कर लोगे, ये 15 टाइम चला जाएगा, ये 15 टाइम्स चला गया, ठीक है, ये चला गया 15 टाइम्स, और ये कितना हो गया 15, 4 जा कितना होता है 60 होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.4 इंटू हाउ मच 10⁻⁻34 -9 और 8, यानी कि ये तो हो गया क्या 17, ये हो गया कितना 17 ही हो गया, -17 जूल ही हो गया, ठीक है। 17 हुआ 16 -34 -18 हुआ, नहीं ठीक है, -17 इज करेक्ट, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम अब क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो 4 हटा 4 इंटू 10 की पावर, एक पावर और बढ़ जाएगी -18, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, 4 इंटू 10 की पावर -18, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, हमें एक वैल्यू दी है किसकी, प्लैंक कांस्टेंट की, ना भी देता तो हमें पता ही थी। द स्पीड ऑफ लाइट हमें दे रखी है, और देखो स्पीड ऑफ लाइट क्या दे रखी है, 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकंड। तो ये जो फैक्चुअल चीजें होती है गलत नहीं दी रखी है, नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं हम, पर मीटर में भी लिखेंगे तो कितना आएगा 10⁸ ही आएगा। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में ही निकालना है, ऑफ अ क्वांटम लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। तो कुछ नहीं, सीधा सीधा आपको क्या निकालना है, आपको लैम्डा निकालना है, ठीक है। तो लैम्डा का फॉर्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू फॉर्मूला हो गया, और सारी चीजें नॉर्मली दे रखी हैं। सी की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁻17, यह है नैनोमीटर पर सेकेंड, यूनिट लिखो भाई, हमेशा हमेशा यूनिट लिखें, आप कभी नहीं फंसेंगे, ठीक है। नीचे क्या लिखना है, नीचे हमें लिखनी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या हमें गिवन है, हाँ 6 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड हमें क्या है फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो काटो जो कट सकता है, सेकंड से सेकंड किया, और आंसर में नैनोमीटर में निकाला था, तो नैनोमीटर में ही आंसर निकल रहा है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻17 -15 इज वॉट, इट इज 2, और आंसर आ गया नैनोमीटर में। तो कितना आ गया, ये आ गया 50 नैनोमीटर, 50 नैनोमीटर। एच का कुछ काम नहीं था, ऐसे डिस्ट्रैक्शन के लिए दे रखा था आपको। कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ रेडिएशन हमें दे रखी हैं, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ λ1 एंड λ2, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। क्या होता है, E इज इक्वल्स टू व्हाट, E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। तो E1 बाय E2 क्या हो जाएगा, E1 बाय E2 हो जाएगा λ2 बाय λ1, ठीक है। और हमें पूछा है किसका, λ1 और λ2 का रिलेशन पूछा है। तो λ1 बाय λ2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा E2 बाय E1, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो E2 कितना दे रखा है, E2 इज 50 और E1 इज 25, 2 टाइम्स। क्या निकालना है, λ1 इज इक्वल्स टू कितना रिलेशन, λ1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स λ2, ठीक है। तो कहाँ है ऑप्शन, λ1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स λ2, हाँ ऑप्शन नंबर ए ही है, ए ही हमें करेक्ट दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट हमें दे रखी है, अच्छी बात है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें दे रखी है, कह रहा है विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ एच। अच्छा, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड ही है, अभी तो करा था ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन, रिपीटेड मतलब सेम ही क्वेश्चन था, बस वैल्यूज चेंज हो गई हैं, वैल्यूज चेंज हो गई। तो चलो निकाल के देखो, क्या लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, सी बाय न्यू, ठीक है, ऐसे निकालते थे। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू की वैल्यू 8 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। आंसर हमें क्या मीटर में निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू, नहीं दे रखा है कुछ तो मीटर में निकाल लेते हैं, ठीक है। सेकंड से कटा, तो आंसर तो मीटर में ही आ रहा है, 30/8, 30/8 इसलिए लिख रहा हूँ, 30/8 क्यों लिख रहा हूँ, एक जीरो इसको दे दिया ताकि इजीली कट जाए, ठीक है। इंटू 10 की पावर, वहां पर 7 बचा होगा, 7 - 15, 7 - 15 इज हाउ मच, 7, कुछ चीज मिस तो नहीं कर दी, अच्छा वेवलेंथ इन नैनोमीटर निकालना है भाई, मैं बोल रहा हूँ किस में निकालना है, वेवलेंथ इन नैनोमीटर निकालना है, इसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, नैनोमीटर लिख देते हैं हम, लिखता मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 - 15, और क्योंकि नैनोमीटर लिख दिया तो प्लस इसमें क्या कर दूंगा, +9 भी कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें +9 भी हमने कर दिया, तो आंसर कितना है, 8 से 30 जाएगा, ये जाएगा मेरा 3.75 टाइम्स आ जाएगा,
इंटू 10⁻⁻1, ये हो गया ना 8 और 8, अच्छा ठीक है ठीक है, ये तो 7 हुआ था, ठीक है। तो 16 माइनस 15 इज व्हाट, इट इज 1 ओनली, हाँ 1 नैनोमीटर आ गया, ठीक है। तो इसके पास जो भी वैल्यू 3 पॉइंट सबसे पहले पास वैल्यू कौन सी दिख रही है, पहली वाली ही दिख रही है मुझे, 4 × 10⁻1, क्या नैनोमीटर में आंसर हमारा, नैनोमीटर में, ठीक है। चलिए अगले देखें, कह रहा है द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज गिवन एज, एनर्जी हमें फोटोन की दे रखी है, देन वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज, और वेवलेंथ हमसे पूछ ली है। देखो कुछ नहीं, तो बहुत ही ज्यादा बेसिक, बस हमें अपने क्या कैलकुलेशन ठीक रखनी है, क्वेश्चन अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, एनर्जी इज इक्वल्स टू hc/लैम्डा, बस यही तो ठीक रखना था, बाकी और क्या ही करना है इस क्वेश्चन में। और हमें निकालना क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट, ई बाय, नहीं hc/e, हमें कुछ दे रखा है क्या, हाँ hc/e दे रखा है, ठीक है। ई, अरे फिर से ई लिख दिया, hc/e, आदत नहीं है ना लिखने की, कोई बात नहीं, तो फिर से लैम्डा लिख दिया hc/e, ठीक है। अब h की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, अब पूरा यूनिट के साथ लिखेंगे क्या, जूल सेकेंड। सी की वैल्यू देखने की क्या ही जरूरत है, ठीक है, मीटर एनर्जी किस में दिया है मुझे, जूल में दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मुझे एनर्जी की वैल्यू कितनी दी है, एनर्जी की वैल्यू मुझे दी थी 3 पॉइंट, कहाँ है, हाँ 3.03 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻19 जूल दे रखी है, जूल, ठीक है। हाँ तो देखो कैसे क्या कट जाएगा, पहले तो यूनिट्स का, सबसे पहले यूनिट्स काटो, जूल से जूल कटा, ठीक है, और सेकंड से सेकंड कटा, आंसर हमारा किस में आ रहा है, आंसर हमारा मीटर में आ रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेट, अच्छा ये तो अप्रॉक्सीमेटली क्या पूरा ही कट गया, तो आंसर कितना आया, ये आया मेरा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 19 प्लस 8 मीटर में आ रहा है, ठीक है। आंसर हमारा किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, कितना आ गया ये आ गया 6.6 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 27 मीटर, कितना आ गया, ये आ गया 6 के आसपास आ रहा है क्या, 6 नहीं 7, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 -7 यानी कि 6.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आंसर हमें किस में दिया, सबको नैनोमीटर में दिया है, ये नैनोमीटर में, हाँ बिल्कुल, सबके सब आंसर क्या है, नैनोमीटर में हमें दे रखे हैं। तो कैसे आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 9 और कर दो नैनोमीटर, ऐसे करेंगे इजी, तो ये हो जाएगा कितना 6.6 इंटू 10⁻2 नैनोमीटर आ जाएगा, यानी कि 660 नैनोमीटर के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। तो ऐसा कहीं ऑप्शन दिया है 660, हाँ तो ये दिया है 6.656 दिया, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है भाई, हो गया इजी था, कैलकुलेशन पे ही ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन कितनी होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, देखो जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन होती है ना, जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन होती है वो दो तरीके से यूज होती है, एक तो वर्क फंक्शन में यूज होती है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी में यूज होती है, ठीक है। तो देखो क्या इसका मतलब, जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमेशा छोटी ही होगी एनर्जी से, क्योंकि कुछ कुछ एनर्जी तो यहाँ ट्रांसफर हुई है, कुछ एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इंसिडेंट फोटोन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन हो सकता है, नहीं, आपको कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन तो लगाना है। स्मॉलर देन इंसिडेंट फोटोन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, तो कम ही होगी किससे, इंसिडेंट फोटोन से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कहता है प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, नहीं, काइनेटिक एनर्जी भाई इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं होती है, डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है, एक वो फ्लैट लाइन आती है, ठीक है। कह रहा है द इलेक्ट्रॉन वॉज शोन एक्सपेरिमेंटली टू हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज बाय, किसका एक्सपेरिमेंट है भाई, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, किसका है ये, डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट है, किसका है, डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो आप फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। चलिए कहता है इफ ट्रैवलिंग एट सेम स्पीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर स्पीड सबकी सेम है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी भाई, इसका मतलब E इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, E इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। अब वो बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, आपको पता है एच अपॉन एम वी तो होता है, ये एच सी बाय लैम्डा भी होता है, ठीक है, एच सी बाय लैम्डा भी हो सकता है, इसका मतलब लैम्डा जो है ना, लैम्डा इज नथिंग बट एच अपॉन एम वी,
एक करेक्शन, एक एम वी नहीं, ये एच न्यू के बराबर होता है, ठीक है, एच न्यू के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, सी बाय लैम्डा। हाँ, तो कुल मिला के जो रिलेशन आता है वो क्या है, वो लैम्डा किसके बराबर होता है, लैम्डा होता है एच अपॉन एम वी के बराबर। इसका मतलब लैम्डा, अब वो बोल रहा है कि वेलोसिटी से सबकी सेम स्पीड है, एच तो कांस्टेंट है, इसका लैम्डा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो। कुल मिला के लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। अगर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। क्या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, इसका मतलब सबसे ज्यादा जिसका मास होगा उसकी सबसे ज्यादा, सबसे कम क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास सपोज एम ई बोल लें, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, ये 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, वैसे 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये न्यूट्रॉन का कितना हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन, ये तो हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन तो ज्यादा ही होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो कौन सा हो गया इसमें सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का सबसे ज्यादा मास है इसमें। इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अच्छा, बोहर मॉडल के आपको क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी काफी ज्यादा कैलकुलेशंस डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगी। क्वेश्चन कहता है, इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोहर orbit of the He plus ion is 105.8 pm. What is the radius of third Bohr of Li plus? ठीक है, He plus और Li plus। इसका मतलब क्या है, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो रेडियस के टर्म्स में और एन के टर्म्स में दोनों में लगेगा, ठीक है। तो रेडियस का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन स्क्वायर बाय जेड के प्रोपोर्शनल होता है। आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, जैसे 52.1 पिकोमीटर लिखते हैं वहां पे, ठीक है, 52.9 पिकोमीटर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुल मिला के एन स्क्वायर जेड के बराबर क्या, आर क्या हमारा प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब देखो मैं इसको लिखता हूँ आर ऑफ किसको लिखो, पहले हीलियम को लिख लें, हीलियम, और आर ऑफ लिथियम, ठीक है, ये किसके बराबर होंगे, ये होगा एन ऑफ हीलियम का स्क्वायर अपॉन जेड ऑफ हीलियम इंटू जेड ऑफ लिथियम अपॉन जेड इंटू एन ऑफ लिथियम, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज हैं बस उनको सब्सटीट्यूट करते दे, हमें कुछ दे रखा है क्या, इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोहर आटम ऑफ He प्लस, मतलब उसे He प्लस का तो वो दे रखा है, ठीक है, He प्लस प्लस आप ये लगा देना, इसका तो उसने दे रखा है कितना है, ये है 105.8, और शायद हमें RLi ही निकालना होगा, ठीक है। और उसने क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड, मतलब n की वैल्यू हीलियम के लिए कितनी है, 2 है, ठीक है, तो ये हो गया n की वैल्यू 2 का स्क्वायर, और z हीलियम के लिए कितना हुआ, z हाइड्रोजन हीलियम, तो z हुआ कितना 2, z लिथियम के लिए कितना हुआ, लिथियम के लिए z हुआ 3, और कितना पूछा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ, अच्छा ये स्क्वायर होगा, रेडियस ऑफ थर्ड बोहर एटम, यानी कि 3 स्क्वायर हो जाएगा ये। तो काटापीटी कर दो बस, काटापीटी एक बार कर लेंगे, देखेंगे आप 2 से 2 गया, इस 3 से ये गया, तो आंसर मेरा कितना आया, यह आया मेरा 2/3। तो रेडियस ऑफ लिथियम कितना आ गया, रेडियस ऑफ लिथियम मेरा आ गया 3/2 टाइम्स 105.8, यानी कि 105 का कितना 1.5 गुना, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना 50 हो जाएगा, 50 इंटू 3 150 के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। तो 150 के आसपास सिर्फ एक ही आंसर है, क्या है, अच्छा पिकोमीटर में चल रहा था सब कुछ ना, तो 150.7 पिकोमीटर मैंने निकाला भी नहीं, पर मुझे पता आंसर मेरा 150 के आसपास ही आएगा, तो मुझे और पिकोमीटर में आएगा क्योंकि पहले भी पिकोमीटर में ही था। ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन कहता है द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल AT ऑफ सब्सटेंसेस 4.4 into 10 की पावर -19 जूल, एंड बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 4.4 into 10 की पावर -19 जूल। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, ये 4.0 होना चाहिए भाई, ये कितना होना चाहिए, ये 4.0 होना चाहिए, सेम ही हो जाएगा तो फिर क्या ही कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा वैल्यू बदल गई, ये 4.0 होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम इज, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखिए भाई जो बॉन्ड एनर्जी पर एटम ये कुछ नहीं है, इसका वर्क फंक्शन है, ठीक है भाई। तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी E माइनस 5 के, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 4.4 इंटू 10 की पावर -19 जूल, और ये हो जाएगा माइनस कितना 4.0 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ये इतना आ जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर, ये आ जाएगा कितना। और देखो ये क्या चीज आई है, ये आई है काइनेटिक एनर्जी पर एटम, ठीक है। अच्छा हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम, ये काइनेटिक एनर्जी वैसे हमने किसकी निकाली है, तो मॉलिक्यूल की ही निकाली है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आई है, ये क्या पर मॉलिक्यूल आई है। पर आपको पता है कि हाइड्रो किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी A2 है, A2 मॉलिक्यूल में कितने 2 एटम होंगे,
दो एटम होंगे, मेरी जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 2 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यानी कि कितना कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, एक गलती कर दी मैंने, हाँ 2 टाइम्स नहीं होगा। देखो काइनेटिक एनर्जी उसमें कितने, उसमें दो मॉलिक्यूल्स है ना, वो एनर्जी दो एटम्स है ना, वो एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो दो एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। हमें निकालनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर एटम निकालनी है, पर एटम कितनी एनर्जी है, जो ये एनर्जी आई है ना हमारी पर मॉलिक्यूल, अब ये एनर्जी अगर पर एटम निकालनी है इसका मतलब दो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो भाई इसमें क्या होगा, इसमें हमारा डिवीजन होना चाहिए ना कि मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इस बात को ठीक से देखना। तो ये हो जाएगा मेरा 0.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और कितना 2 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁻20 जूल का है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये दे रखा हमें, ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है भाई, आगे देखें। क्वेश्चन कहता है द एनर्जी ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हमें दे रखा है -328 किलो जूल पर मोल, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट वुड बी। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, हमें पता है जो एनर्जी होती है ना वो होती है -13.6 इंटू 10 13.6 इंटू 10 इंटू z/n², z² के बराबर। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला आता है। अब हमें ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता है, इससे डायरेक्टली पता चल रहा है कि एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक ही हाँ हाइड्रोजन आइटम की ही बात हुई है तो दोनों के लिए क्या है, z तो बराबर ही है, तो एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल n² के बराबर है। E1/E2 कर लूँ बस, E1/E2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n²/n1²। ठीक है, तो E1 मुझे दे रखा है कितना -328, E2 को E2 लिख दूं, और सेकंड और थर्ड की बात हुई है, फोर्थ सेकंड और फोर्थ की बात हुई है, तो N2 की वैल्यू कितनी है 4², इट विल बी 4², इट विल बी 2², तो 4² 2² हो गया 16/4, यानी कि आंसर मेरा अभी भी 4 ही है। तो E2 जो भी आएगा मेरा आएगा -328/4, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर है मेरा किलो जूल पर मोल में है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -82 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है भाई, एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n = 4 to n = 1 इन अ हाइड्रोजन एटम विल बी, कितना होगा। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो एनर्जी का फॉर्मूला हुआ E = h², इसका मतलब न्यू बराबर हुआ E/h के बराबर। अब वो इसी फॉल की वो बात करना चाह रहा है, तो वो बोल रहा है कि एनर्जी देखो, अच्छा एनर्जी उसने दे भी रखी है जूल्स के टर्म्स में, उसने दे रखी है कितनी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है अगर उसने दे रखी है तो अच्छी बात है, वरना आपको याद तो रखनी ही है। तो ठीक है, जूल के टर्म्स में आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। और h की वैल्यू कितनी हो गई, देखो h की वैल्यू हुई 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो आंसर मेरा किस में आ रहा है, पर सेकंड में ही आ रहा है, तो जूल से जूल हो जाएगा कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 0.6 3 18, तो अप्रोक्सीमेटली 3 लिख देता हूँ, 3 इंटू 10⁻⁻18 प्लस 34, ये कितना हो गया 16 होता है 13, हाँ 16 पर सेकेंड। अच्छा ये 0.3 होएगा ना, 16 पर सेकेंड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ दिया है 3 के टर्म्स में एक ही आंसर है। अच्छा तो इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 10 की पावर, इसकी पावर यहाँ से शिफ्ट किया डेसिमल, तो पावर को रिड्यूस करना पड़ा, 16 से कितनी 15 हो जाएगी 16, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 3 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकेंड। 3 इंटू 10 की पावर 15, यहाँ बिल्कुल ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इतना ईजी था क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला बिठाना होता है और कुछ नहीं करना होता भाई फिजिकल में। तो in a hydrogen atom energy of first excited state is -3.4 eV, then kinetic energy of the same orbit of the hydrogen atom is, अच्छा सेम एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है नहीं, तो जहां पे ऐसा नहीं होता, हम क्या बोलते हैं कि जो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी वो किसके बराबर है, वो माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस टोटल एनर्जी के बराबर भी, एक ही बात है। ठीक है, तो हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछिए, तो ये हो जाएगी -3.4 EV, तो ये हो जाएगा मेरा कितना +3.4 EV। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऊपर से आपको पता है ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी थी, काइनेटिक एनर्जी है ना, पॉजिटिव ही होती है। चलिए क्वेश्चन कहता है बोथ रेडियस ऑफ फॉर द हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली, अच्छा बोथ नहीं, बोहर रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली इतना, द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा ये वैल्यू अगर हमें देता भी नहीं तो भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, 52.9 पिकोमीटर शुड बी नोन टू अस, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन को करते हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइट, इसने ये भी दे दिया कि n इक्वल्स टू 2, ओ माय गॉड, इसे देने की जरूरत नहीं थी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 2 ही होता है। अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो n इक्वल्स टू 1 होता है, n इक्वल्स टू 0 का कुछ मतलब हुआ नहीं, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला बना रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वही n स्क्वायर बाई जेड। वैसे हमें ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी पर चलो कर देते हैं। तो R1 बाई R2 निकाल दो फिर से। ये इस टाइप का सवाल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार, है ना, इस टाइप का सवाल तो हम कर चुके हैं। वैसे ना इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से नहीं करना चाहूंगा, डायरेक्ट बताऊं कैसे करते हैं। देखो R इज इक्वल टू वट, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो आर नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, इट इज नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बताऊं क्या है, इसमें n की वैल्यू अलग है और इसमें n की वैल्यू अलग है भाई। ये बस ये छोटी छोटी बातें ही देखनी पड़ती है, छोटी व छोटी बातें ही देखनी पड़ती हैं। चलो वैसे ही करते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वट एन स्क्वायर बाय जेड के प्रोपोर्शनल होता है। मैं लिख दूंगा R2 बाई R1 इज इक्वल टू वट, इट इज n2 स्क्वायर बाय Z2 इंटू Z1 इंटू N1 स्क्वायर, ठीक है। तो R2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये हो जाएगी, R1 हमें कितना दिया है, ये इट इज 0.530 एंगस्ट्रॉम, और N2 स्क्वायर, N2 का हमें कितना पूछा है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि सेकंड होगा, 2 होगी, मतलब 2 स्क्वायर, और दोनों हाइड्रोजन ही है तो Z तो दोनों से कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन कितना, उसके लिए फर्स्ट था, तो यानी कि 0.53 इंटू 4, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा लगभग 2.12 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है भाई। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज, वही हमें फिर से वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बस इसमें हम z को कैंसिल नहीं करेंगे, z की कुछ ना कुछ वैल्यू लिख देंगे। तो फटाफट से अपना क्या आंसर फटाफट करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या था, आर एच अपॉन आर ऑफ क्या दे रखा है हमें, इस बार लिथियम दे रखा है, Li लिख लेता हूँ, +2, चलो अपने ऑटोमेटिकली वो +2 है ही, ठीक है। ये हो गया n ऑफ एच स्क्वायर अपॉन z ऑफ h इंटू z ऑफ Li और n ऑफ Li का स्क्वायर, ऐसे लिख दो, बहुत ईजी हो जाएगा। मुझे निकालना है द रेडियस ऑफ Li, आर Li की वैल्यू कितनी आएगी, यह जाएगी आर एच की वैल्यू कितनी है 0.53, ठीक है। इसका तो कुछ मतलब नहीं रहता, ये तो 1 के बराबर ही हो गया, फालतू में कंफ्यूज क्यों ना, ये तो 1 ही है, ठीक है। इंटू n ऑफ Li स्क्वायर, n ऑफ Li स्क्वायर कितना है भाई, मतलब n ऑफ Li कितना है, द रेडियस इन अ सिमिलर स्टेट, अच्छा n को भी कैंसिल कर दो, सिमिलर स्टेट है तो n को भी कैंसिल कर दो, कोई कुछ बचा ही नहीं इसमें, तो सिर्फ इसको हमें क्या करना था, डिवाइड करना था, किससे, इसको बस हमें डिवाइड करना था, किससे, डिवाइडेड बाय 3 से, क्योंकि हमें क्या पूछा है उससे, एटॉमिक नंबर, क्योंकि उसका कितना है 3 है इसलिए, ठीक है भाई। तो ये तो आपका सीधा बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई, सीधा सीधा आ गया, कितना 0.17 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए है हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट। कह रहा है इफ आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.6 eV देन आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर He+ विल बी। देखो भाई एनर्जी का फॉर्मूला हुआ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये हुआ किसका, एनर्जी का फॉर्मूला। आयनाइजेशन पोटेंशियल का क्या मतलब है कि आप एक स्टेट से उसको एक इनफाइनाइटली दूर लेके गए, तो बहुत ही सिंपल, आपको एक जगह बस आपको n2 की वैल्यू कितनी रखनी है, मतलब इनफाइनाइट दूर, मतलब एक, अगर आप 2 से 3 लेके जाते हैं तो एक जगह वैल्यू n1 की हो जाएगी 2, n2 की हो जाती 3। अब यहाँ पे आप किसी n1 स्टेट से आप कहाँ पे लेके गए हो, इनफाइनाइट, तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया कितना, ये हो गया E इनफाइनाइट माइनस E बाय जो भी आपको दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है भाई, हाइड्रोजन एटम, तो ठीक है हाइड्रोजन एटम है तो इसको 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -13.6, जेड स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी है, क्या है ये, अच्छा हाइड्रोजन, ओके। देखो एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें इसने आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका किसका दिया है हमें,
हाइड्रोजन का दिया, हाइड्रोजन का हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया है और आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें हीलियम का पूछा है भाई। तो इसका मतलब इसका जो एच ई अगर एच का होता ना, एच का, इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है दोनों सेम होते हैं, एच ई का नहीं एच का। कैसे होते हैं? बस इनमें नेगेटिव का साइन का डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें और कोई एक्साइटेड नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ही इसको बिल्कुल एंड वाली एक्साइटेड स्टेट तक लेके जाते हैं। तो ये एनर्जी, ये जो फॉर्मूला होगा बिल्कुल सेम हो जाएगा। ये एच ई नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एच है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये फॉर्मूला भी देखो आप ऐसे, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही आता है। ये तो खैर मैं हीलियम के लिए निकाल रहा हूँ, ये तो मैं हीलियम के लिए निकाल रहा हूँ, लेकिन आप ये सेम टू सेम इसके लिए भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से आपको कुल मिला के तो अच्छा, आपको ये तो पता ही है ना कि हाइड्रोजन की एनर्जी -13.6 होती है। ठीक है, और तो अगर उसकी -13.6 है तो उसको आप एक बेस वैल्यू लेके चलो कि फर्स्ट ऑर्बिट में किसकी, इसकी भी इतनी ही होगी, किसकी, हीलियम वाले की भी इतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, और 13.6 देने का वैसे कोई मतलब बनता नहीं था। अगर ये नहीं देता तो भी क्या हम सेम फॉर्मूला ही लगाते, देखो फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, फॉर्मूला तो यही रहेगा। अगर ये 13.6 ना देता तब भी हम यही फॉर्मूला लगाते। तो आप इस वैल्यू से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसको देख के आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। 13.6 उसने हमें रिमाइंड कराया बस कि ये 13.6 होता है। देखो आप सीधा लिथियम के लिए क्या करो, सीधा लिथियम के लिए फॉर्मूला डालना स्टार्ट करो। एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड स्क्वायर विल बी लिथियम के लिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 स्क्वायर, और N2 इसको लिख देते हैं n इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस माइनस, ये हो जाएगा कितना, माइनस। अब E1 के लिए कैसे लिखेंगे, E1 के लिए भी सेम लिखो, ये हो जाएगा -13.6 इंटू 1/1 नहीं, ये हो जाएगा कितना, 3 स्क्वायर अपॉन n, n की वैल्यू यहाँ पे है कितनी, 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो किसी के भी नीचे अगर इन्फाइनाइट लगा है तो इसका मतलब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इस वैल्यू को क्या करेगी, बिल्कुल क्या कर देगी, जीरो तक लेके जाएगी, पूरा जीरो तक लेके जाएगी। एक इन्फाइनाइट को अगर आप किसी चीज़ से डिवाइड करोगे तो उसको कहाँ तक लेके जाएगी, वो पूरा जीरो तक लेके जाएगी। तो ये वैल्यू तो पूरी जीरो हो जाएगी। तो फाइनल आंसर जो बचेगा पॉजिटिव आएगा, कितना, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कितना पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर। एक सेकेंड, हाइड्रोजन, अच्छा हीलियम की बात करिए, हीलियम की बात करिए, हीलियम की बात करिए भाई, लिथियम की बात नहीं करी, मैं लिथियम बोल रहा हूँ इतनी देर से। तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा हमारा वॉट, इंटू हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +54.4 EV। ठीक है, तो ये जहाँ भी आंसर है टिक कर दो 54.4। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 54.4 EV इज करेक्ट। ठीक है, चलिए फाइनली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछता है, इन द हाइड्रोजन एटम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट इज गिवन बाय, किससे देते हैं। बहुत ही सिंपल, देखो r इज इक्वल टू व्हाट नॉट, r नॉट इंटू n स्क्वायर बाय z। आर नॉट मैंने बताया, इसकी वैल्यू बार बार आपको दे रहा था इतनी देर से, लेकिन इसने अब अच्छा अब फिर से दे दी है, फिर से दे दी है कितनी, 52.9 pm। ठीक है, 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, और एन स्क्वायर बाई जेड, अच्छा एन स्क्वायर बाई जेड को एक काम करो कितना, सेकेंड बोहर ऑर्बिटल, यानी कि सेकेंड, ये हो गया 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर नहीं 2 स्क्वायर। ठीक है, और किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम, तो ये 1 ही रहा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 52.9 इंटू 4 पिकोमीटर। ये आया रेडियस, इतना इतना रेडियस आया। लेकिन अब बोल रहा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकालनी थी, हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी थी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे 2πr इज इक्वल टू व्हाट, एन लैम्डा वाले फॉर्मूले से। 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2πr अपॉन एन। ठीक है, तो 2 इंटू पाई रखो, आर की वैल्यू लिखो कितना, 52.9 इंटू 4। जब ऐसे क्वेश्चन आपको आए कि एक वैल्यू से दूसरी से वैल्यू तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो कभी पहले मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, कभी मत करना पहले मल्टीप्लाई, हमेशा बाद में मल्टीप्लाई करना, क्योंकि चीज़ें बाद में कटने लगती हैं। ठीक है भाई, और एन, एन की वैल्यू कितनी भाई, सेकंड की बात करना, सेकंड लिखा था यहाँ पे कहीं, सेकंड बोहर ऑर्बिटल, तो एन की वैल्यू फिर से 2 ही हो गई, तो ये हो गया मेरा 2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया मेरा 52 इंटू 4, ये 200 कुछ, और पाई तो है ही, तो क्या हो गया, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 211.6 पाई पिकोमीटर। अच्छा पाई भी तो है, तो पहला तो हो ही नहीं सकता, कौन सा होगा ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पाई भी तो है, पाई भी तो है साथ में। ठीक है, चलिए कहता है विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए भाई।
कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी मास। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसी से देते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई बाय डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। बिल्कुल सही बात है, हम जनरली उसे डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स पढ़ते हैं, पर उसको एनर्जी और टाइम के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे थे एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। नहीं भाई, हाइड्रोजन एटम के केस में ये जो होती है ना वैल्यू, E इज इक्वल्स टू हम क्या बोलते हैं, एन सॉरी E इज इक्वल्स टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है ये, सिर्फ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे L तो आता ही नहीं है, जब ये दोनों के लिए n की वैल्यू सेम, z तो खैर सेम ही हुआ अगर हाइड्रोजन की बात है तो, और दोनों में क्या है, n दोनों की वैल्यू क्या सेम है, दोनों में 2 है, तो इसका मतलब इनकी एनर्जी तो सेम ही होगी, एनर्जी इनकी सेम ही होगी, सेम होगी, एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन, मतलब ऐसे स्टेटमेंट गलत है, पर ऑप्शन ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे। द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू। ठीक है, हमें अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दे रखा है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, हमें डेल्टा पी की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, डेल्टा पी की वैल्यू हमें गिवन है। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटीज, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, डेल्टा पी की हमें पूछी है और डेल्टा पी की हमें गिवन है और डेल्टा वी की हमें पूछी है, तो क्या करेंगे, सीधा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू व्हाट, एम डेल्टा वी, सीधा से यही लगा देंगे। अब बस सब्स्टिट्यूट कर दो, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू व्हाट, आप डेल्टा पी दे रखा है, हाँ डेल्टा पी तो कितना है, 10 की पावर -18 दे रखा है, 10 की पावर -18 यूनिट देख लेते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम यूनिट मत भूला करो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन व्हाट, मास, किसकी, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी क्या, हाँ इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में हम लिख देंगे, यहाँ पे गिवन तो नहीं है, अरे सब कुछ ही गिवन है, क्या ही करना है फिर, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, आंसर सबका सेंटीमीटर पर सेकेंड में, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मतलब हमें बस आंसर निकालना है, तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा बराबर 1/9.1 इंटू 10 की पावर -18 प्लस 28, यानी कि 0.1 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, 1 इंटू 10 की पावर, इसको अगर यहाँ से एक पावर आगे बढ़ा रहा हूँ तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना है, आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ये तो कितना हो जाएगा 10 की पावर, एक सेकेंड, ये +10 है। ठीक है, अगर यहाँ से पावर आगे बढ़ाई, अगर इसको पावर को आगे बढ़ाई तो क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक माइनस आगे बढ़ाने में एक माइनस यहाँ पे कर दूंगा, तो 10 - 1 विल बी 9। तो ऑप्शन हो गया पहला वाला, ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, वैसे भी क्लोजेस्ट तो वही था। ठीक है, चलिए आगे देखें। कहता है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल विद मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड इज, क्या निकालना था, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी भाई। तो फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, एच अपॉन एम बी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, यही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो एच की वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10 की पावर -34, ये हो जाएगा मेरा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे जूल पर सेकंड, जूल को क्या होता है, केजी, जानबूझ के लिखा है ताकि अभी कट जाएगा ये, समझना, इसलिए आंसर, क्योंकि हमें पूछा है मास के टर्म्स में दिया ना, तो इसलिए मैंने केजी लिखा है। ठीक है, देखो अभी क्या लिखा है, मास कितना बोला, 1 ग्राम, यानी कि 10 की पावर -3 केजी, 1 ग्राम मतलब 10 की पावर -3 केजी लिख दिया, और वेलोसिटी दे रखी है क्या, 100 मीटर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड देखो किससे क्या गया, पर सेकेंड से पर सेकेंड गया, स्क्वायर से मीटर गया, केजी से केजी गया, तो आंसर मेरा जो भी आ रहा है वो आंसर मेरा मीटर में आ रहा है, इतना सिंपल हो गया। आ गया ये 6.6 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 10 की पावर -34 प्लस कितना होगा, ये -3 है, ये +2 है, तो -1, यानी कि +1 ऊपर कर देंगे मीटर, तो कितना आ जाएगा ये 6.6 इंटू 10 की पावर -33 मीटर। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, आगे देखें। हु मॉडिफाइड बोर्स थ्योरी ऑफ बाय इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिटल, जहां पे भी इलेक्ट्रिकल वर्ड आए उसमें आप क्या करेंगे, सोमरफील्ड को टिक कर देंगे भाई।
रदरफोर्ड का तो था नहीं, थॉमसन हॉर्न, ये तो कुछ सेंस बनता नहीं है इनका। तो क्या आपका आंसर? सोमरफील्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो। द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी यानी कि हमें क्या, डेल्टा पी हमें गिवन है। ठीक है, द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन विल बी, यानी कि डेल्टा एक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो वही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा दो। क्या बोलता है? ये बोलता है डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। यही तो बोलता है। ठीक है, अब बस क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, डेल्टा एक्स की जगह हमें निकालनी है, तो लिख दो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल। ठीक है, जूल जूल सेकेंड अपॉन 4 इंटू पाई इंटू डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻5 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं ये सब काट दे रहा हूँ kg मीटर। आपको पता अभी हमने थोड़ी देर पहले ये काट के देखा तो हमारा आंसर मीटर में आ रहा था। कुल मिला के बात इतनी, सब कुछ काट के देखो तो आंसर हमारा मीटर में आ रहा था। बस आपको अब ये क्या करना है, सॉल्व कर देना है। कैसे करोगे भाई? कर लोगे ना यार, कर लोगे। कितना आ गया? ये आ गया 1.5 टाइम्स आ गया, 5 1.5 1 जा 66, 1.5 नहीं 1.6 टाइम्स आ गया, 1.6 टाइम्स। ठीक है, तो 1.6 अपॉन 3.14 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 5, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कितना, 0.5 लगा लो, इंटू 10⁻⁻29 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻25 मीटर, 29 मीटर। अच्छा सर कैसे किया आपने 0.5 कैसे बोला? अरे यार ये आप मान लेते अगर ये 3.2 होता, अगर ये 3.2 होता, ये 1.6 होता, तो ये कितना 10 टाइम्स तो कितना जाता? ये तो 10 टाइम्स नहीं, मतलब 3.21 जा होता 3.2, तो इसका मतलब 0 पॉइंट कितना हो गया, हाफ हो गया, यानी कि 1.6 हो गया। तो इस तरीके से किया भाई कैलकुलेशन, इसलिए 0.6 अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया, आंसर देख के चेक कर लेंगे। तो वो 0.-29 आ रहा है। अब इस 5 का पॉइंट अगर यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक -1 और लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करूँगा, इसे लिखूंगा मैं 5 इंटू 10⁻⁻30 मीटर। ऐसा कुछ भी ऑप्शन देके टिक मार दो, एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा अप्रॉक्सीमेशन आप डेफिनेटली हमेशा एग्जाम में यूज कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। ठीक है भाई, आगे देखो। क्वेश्चन कहता है द पोजिशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम इज नोन। ठीक है, दोनों की पोजीशन पता है, गुड। फर्दर द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विद इन, मोमेंटम भी पता है इलेक्ट्रॉन का। कह रहा है द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ हीलियम एटम। अच्छा, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अच्छा 1998 में पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसको इस तरीके से समझो कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी होता है किसके बराबर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हमको द पोजिशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम इज नोन। ये पोजिशन हमें दोनों की पता है, एच अपॉन 4 पाई तो हमें पता है। तो कह रहा है फर्दर द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए हमें ये वैल्यू हमें नोन है। अरे तो भाई इलेक्ट्रॉन के लिए जो ये वैल्यू होगी, दूसरा पार्टिकल जो हमें दे रखा है हीलियम एटम का, उसके लिए भी ये वैल्यू नोन ही होगी। और इनफैक्ट क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही है, तो अगर ये सेम है ये सेम है, तो दोनों के लिए डेल्टा पी भी वैल्यू सेम ही आने वाली है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आंसर दे रखा वही ऑप्शन हो जाएगा। 5 इंटू 10⁻⁻26 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो कहाँ है 5 इंटू 10⁻⁻26, ऑप्शन नंबर डी में है, 5 इंटू 10⁻⁻26 kg मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से वाला सॉल्व करना था। ठीक है, आगे देखें। क्वेश्चन कहता है द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें दे रखी है। अच्छा, तो मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ही पूछा गया हमसे, क्या मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल यानी कि डेल्टा पी हमसे पूछा है। अच्छा एक सेकंड, डेल्टा पी नहीं पूछा हमसे, सिर्फ मोमेंटम पूछा, यानी कि हमसे सिर्फ पी पूछा है। ठीक है, इसमें तो हमें अनसर्टेनिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमसे सिर्फ पी ही पूछा गया है। तो पी का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू व्हाट, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, अब देखो ना यार, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, यानी कि एम बी मतलब एच अपॉन पी ही हुआ, तो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, एज सिंपल एज दैट। तो कुछ नहीं, बस अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया, दे रखा है क्या, हाँ 10⁻⁻17 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर जो भी 6.6 इंटू 10⁻⁻17 ही आ जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻17 ही आ जाएगा। यूनिट देख लो भाई, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड विल बी द यूनिट। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए।
क्वेश्चन कहता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे हमें डेल्टा एक्स निकालना, अच्छा डेल्टा एक्स ही निकालना है। इनफैक्ट क्या निकालना है हमें डेल्टा एक्स ही निकालना है। और हमें वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी दे रखी है, डेल्टा वी हमें दे रखा है। लेकिन डेल्टा वी देखो कैसे हमें दे रखा है, डेल्टा वी हमें बोला गया है कि ये 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड का एक्यूरेट कहां तक है 0.001%, यानी कि यही ही इसका एरर है, 0.001% ही इसका एरर है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके एरर से 0.001/100, क्योंकि परसेंटेज में दिया है। तो ये अपना आप कितना होगा, ये हो गया 3 × 10⁴ × 10⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका ये आना चाहिए करेक्ट आंसर। तो आप इसे डायरेक्ट 0.3 भी लिख सकते हैं, 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस यहीं पे यही था इस क्वेश्चन का मेन पार्ट। एक बार आपसे ये सॉल्व हो गया तब आप क्या करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पार्ट में जंप कर सकते थे। आप सीधा बोल देंगे कि डेल्टा एक्स जो होता है वो H/m डेल्टा वी होता है। अच्छा 4 पाई भी तो है, इंटू 4 पाई भी होता है। ठीक है, तो आप सीधा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और कुछ नहीं करना था। करके देखें क्या आएगा, 6.6 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। एम की वैल्यू कितनी, इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 × 10⁻31 kg, या फिर ग्राम में है तो 28 ग्राम्स। तो 9.1 × 10⁻28। ठीक है, और क्या करेंगे 4 पाई इंटू 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। काट दो, पर सेकेंड को काट दिया, सेंटीमीटर बचा हुआ है, आंसर सेंटीमीटर में ही है। अच्छा ठीक है, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या गलती कर रहा था कि ये सेंटीमीटर में क्यों नहीं आ रहा है। देखो भाई, आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, जूल की केजी आप इसको अब चेंज कर देना। ठीक है, जूल केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, तो मीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो इसको या फिर उसको इनफैक्ट उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो कर लेना चेंज। मैं इसका आपका आंसर देख के बता देता इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में तो कैलकुलेटिव पार्ट पूरा ही ठीक है। अच्छा अगर ना करें देखो मैं क्या हूँ, देखो आंसर क्या है हमारे, एक 1.93, एक 3.84, एक 7.68 है, एक 5.76 है। देखो आंसर हवा में निकाल के दिखाऊं, देखो ये है 0.3 और ये कितना है, ये है 4 और ये है पाई। तो ये हो गया 3.14 और ये हो गया 3, अप्रॉक्सीमेटली 9 हो गया। 9 × 4 हो गया 36, 36 × 9, 36 × 9 या 36 × 10 करो तो आपको 360 ही मिलेगा। 360 को आप 66 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, ये 1/6। कितना आएगा आंसर, ये आएगा 1/6। 1/6 को करके देखोगे, 1/6 को आएगा ये 1/6 को करके देखोगे कितना आता है, 0.11 कुछ आएगा। तो मतलब आपका पहले डिजिट तो आपकी 1 ही रहने वाली है, 375 तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे। तो आंसर तो हमारा ऐसे ही निकल गया 1.93। इसी तरीके से करा जाता है। ठीक है, अब आपको पता है पावर में कुछ भी हो उससे मतलब ही नहीं पड़ रहा, आपको तो एक्चुअल में कैलकुलेशन किनकी करनी है, आपको एक्चुअल में कैलकुलेशन इसकी करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है और इसकी करनी है। पावर देखने का कुछ सवाल तो पैदा होता ही नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के कुछ क्वेश्चंस कहते हैं द रिलेशन बिटवीन NM। अच्छा ये NM मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ठीक है, किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल LS। अच्छा ठीक है, देखो M तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, NM का फॉर्मूला होता है कितना, 2l+1, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है ही। तो अब इसको पूछ रहा है कि L हमारा कितना होगा इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, NM-1/2 हो जाएगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, घुमा फिरा के, वैसे ऐसे पूछता है, इस बार इसको ऐसे पूछ लिया था। पिछले साल की बात है, 2023 की बात है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगला देखें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है भाई, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। In an atom, all the five 3D orbitals are equal in energy in free state। बिल्कुल सही बात है, सारी की सारी क्या होती है, ये सारी की सारी डीजनरेट होती हैं। कैसी होती हैं, डीजनरेट होती हैं। ठीक है, द शेप ऑफ DXY, DYZ एंड DZ ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अच्छा, एंड DXY² आर सिमिलर टू ईच अदर। भाई इनका तो चलो मान लिया कि ये होती हैं, लेकिन भाई ये तो बिल्कुल डिसिमिलर होती हैं। ये कैसे सिमिलर हो सकती हैं, एक तो ये x² y² दोनों डायरेक्शन में है, और DZ² तो ऐसी होती है, सिर्फ Z² वाली डायरेक्शन में होती है। तो इसका ये वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी देख लेते हैं, ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज। हाँ ये डिफरेंट इन साइज है, हाँ क्योंकि देखो साइज जो है किस पे डिपेंड करेगा,
व्हेन कंपेयर टू 4d ऑर्बिटल, हाँ डिफरेंट इन साइज, बिल्कुल साइज किस पे डिपेंड करेगा, n वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि n कितना है, अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो उसका साइज ज्यादा, n की वैल्यू कम है तो साइज कम, ठीक है। ऑल 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू रिस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स, हाँ जो शेप है ना, शेप तो डायरेक्टली मतलब l वैल्यू पे डिपेंड करता है। l वैल्यू अगर दोनों के लिए क्या है, यहाँ पे दोनों d है, यानी कि l वैल्यू दोनों के लिए क्या है, 2 है, 2 अगर d है तो l वैल्यू दोनों के लिए 2 है, दोनों का शेप तो वही रहने वाला है, डबल डम्बल शेप, ठीक है। चलिए कह रहा है द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स किसके बराबर होते हैं, ये होते हैं हमारे l के बराबर, और रेडियल के नोड्स होते हैं n माइनस l माइनस 1 के बराबर, ठीक है। और किसका पूछा हमें, 3s का पूछा है। 3s के केस में n की वैल्यू है हमारी 3 और l की वैल्यू हमारी 0, तो भाई एंगुलर नोड तो हमारे हो गए 0 और रेडियल नोड्स हो गए हमारे 3 माइनस 0 माइनस 1, तो कितना आ गया, ये आ गया 2। आंसर हमारा कितना आया, 0,2, 0,2, ऑप्शन नंबर 1 एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, नोट्स वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेडियल्स और एंगुलर दोनों इंपॉर्टेंट है। टोटल नोट्स कितने हो जाएंगे, दोनों को प्लस कर दो, 2 + 0 इज 2 ओनली, ठीक है। चलो आ रहा है, अच्छा इनमें से हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी बताना है। कौन सा हमारे पास, 4d 5d 5f और 6p, सब में क्या करेंगे हम n + l की वैल्यू निकालेंगे, और जहां वैल्यू ज्यादा आती रहेगी उसको ज्यादा हमें क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले वैल्यू निकाल देते हैं, देख लेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। 4d की वैल्यू कितनी, 4 + 2 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। 5p की वैल्यू कितनी होती है, p की वैल्यू 1 होती है, तो 5 + p ये भी 6 हो गया, ठीक है। 5f ये तो हो गया, 5 + 3 यानी कि 8 हो गया, 6p यानी कि 6 + 1 7 हो गया। तो सबसे ज्यादा तो 5f होगा, फिर 6p होगा, फिर इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, जिसकी n वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसकी n वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, ठीक है। तो 4d हमारा लास्ट में आएगा और 5f सबसे पहले आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है, 5f 5f 4d, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। आगे देखो, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन एटम इज, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट इसमें एक दिक्कत है, देखो ये तो ठीक चल रहा था, लेकिन लास्ट वाला क्या होगा, उसका स्पिन पैरेलल एंटी पैरेलल स्पिन हो गया, तो ये किसको वायलेट कर गया भाई, ये तो हुन्स रूल को वायलेट कर दिया। हुन्स ने बोला था, ये बात तो ठीक है कि आपकी जो पेयरिंग है वो पहले क्या था, एक एक मतलब पहले सिंगल सिंगल पेयरिंग होनी थी, लेकिन इसको क्या होना था, सबको पैरेलल पेयरिंग भी होनी थी। पेयरिंग नहीं, पेयरिंग तब तक नहीं होनी थी जब सबका ये क्या होता है, ऑर्बिटल्स फिल नहीं हो जाते थे, और कैसे फिल नहीं हो जाते थे, पैरेलल स्पिन के साथ फिल नहीं हो जाते थे, लेकिन ये तो क्या, ये एंटी है, सबसे अलग है, तो पहला वाला हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी पढ़ लेते हैं, एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स, हाँ ऑर्बिटल को हम 3 ही क्वांटम नंबर, उसमें स्पिन की जरूरत नहीं पड़ती, ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करना है ना, इलेक्ट्रॉन को तो नहीं करना, इलेक्ट्रॉन के लिए 4 की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए 4 की जरूरत पड़ती है, लिखा ही है इसमें। टोटल एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन एनएस ऑर्बिटल इक्वल्स टू, अच्छा देख लेते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट L इंटू L + 1, और ये h कट, ये फॉर्मूला होता है s के लिए, फॉर s L की वैल्यू हो गई हमारी 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, हर जगह 0 आ जाएगा, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0, बिल्कुल ठीक बात है। कैसे होता है भाई, ऐसे होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो जो बीच वाला होता है ना, बीच वाला, ये dz² होता है, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है, इस तरीके से। तो dz² के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, देखो भाई चलो एक 4s की ही बात कर लेते हैं, ये 4s की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, मानो कि 4s है, तो इसको क्या, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो कैसे डिस्टिंग्विश हो रहा है भाई, इनका n सेम है, इनका l सेम है, इनका m भी सेम है, m दोनों के लिए 0 है, पर इसको हम डिस्टिंग्विश कैसे कर पा रहे हैं, इनके स्पिन की वजह से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। तो एक के लिए s की वैल्यू +½ है, दूसरे s की वैल्यू -½ है, तो स्पिन क्वांटम नंबर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ईजी था। चलिए कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 एंड l = 1, कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं। देखो भाई ये कर रहा है 3 और l की वैल्यू 1 है, यानी कि 3p की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 3p की बात कर रहा है, तो कितने आ सकते हैं भाई, फॉर्मूला क्या है, 2 × l + 1, ठीक है, कितना, 2 × l + 1, यानी कि 2 × 2 × 1 + 1, तो कितना हो गया, 2 × 2 + 1 यानी कि 3, ये हो गया 6, ठीक है।
अब डायरेक्टली पता है आपको पी में कितना है, पी की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक तो जाती है, तो पी तो वैसे भी 6 ही होता है, ऐसा कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, बट फॉर्मूला बताने के लिए बताना पड़ गया था। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होना था। आगे देखें, कह रहे द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 इज नॉट इक्वल्स टू Fe+2 भाई, ये 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, 3dx4s0 कॉन्फ़िगरेशन है। तो बोल रहा है कि इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये इसमें जैसे 3d6 में है तो बाकियों के बता देने हैं। s इलेक्ट्रॉन इन Mg6 ये होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो इसके s में कितने हैं, इसके s में 1 2 3 4 5 6, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके भी कितने 6 ही हैं बिल्कुल s में। p इलेक्ट्रॉन इन Cl, ये तो देख के वैसे गलत लग रहा है, पर देख लो ये भी कितना है, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए पी इलेक्ट्रॉन पूछा है, पी इलेक्ट्रॉन तो 5 तो ये हो गए और 6 ये हो गए, इसमें तो ये 11 है, 11 है, तो यही गलत हो गया, यही गलत हो गया, ये तो 11 है, पी इलेक्ट्रॉन तो इसमें 11 है। ठीक है। अच्छा, डी इलेक्ट्रॉन इन Fe, हाँ ये तो सही है, ये तो कितना हो जाएगा, ये भी 3d6 4s0 हो जाएगा क्या, 3d6 और 4s0, तो डी में तो 6 ही है, बिल्कुल ठीक बात है। अगला देखें, पी इलेक्ट्रॉन इन एनी, हाँ ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, तो ये भी 6 ही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ बी वाले में 11 आ रहे थे, बाकी सब में 6, ऐसे करना था ये क्वेश्चन। अगला देखें, द एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम पूछा है, ऑर्बिटल नहीं, इन अ डी ऑर्बिटल, ऑब्वियसली वही पूछना चाह रहा है, वो वही पूछना चाह रहा है, वो एंगुलर मोमेंटम ही आपसे पूछना चाह रहा है। तो फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल है, क्या, L इंटू L+1 H कट, और डी के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, डी के लिए L की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2+1 यानी कि H कट, यानी कि 2 इंटू 3 √6H कट। ठीक है, तो 6H कट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है भाई, अगला देखो, कहता है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इन द लिस्टेड ऑर्बिटल्स, इनमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी बता दीजिए। तो भाई सब में n+l की वैल्यू फाइंड करो, क्या क्या दे रखा है हमें, 3 लिख लेते हैं एक जगह, 3s दे रखा है, पहले ऑप्शन में लिख रहा हूँ 4s दे रहा हूँ, 3p दे रहा हूँ और 3d दे रहे हैं। ठीक है, तो सब में n+l की वैल्यू लिखो, इसमें तो 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3+1 यानी कि 4 है, और 3d में तो 5 है, तो यानी कि ये तो लास्ट में होगा, ये सबसे पहले होगा, तो जहाँ 3 है सबसे पहले है और 3d सबसे लास्ट में है, उसे टिक कर दो। 3s ये तो गलत है, 3s 3d, तो दो ऑप्शन तो करेक्ट हो गलत हो गया, तो बस ये 3s और 3d। हाँ, तो देखो इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, एनर्जी की वैल्यू इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी, दोनों के लिए जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 4 की n की वैल्यू ज़्यादा है, तो 4s पहले आ जाए, बाद में आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, n+l वाला रूल नहीं लगाया और कुछ नहीं करा, n+l रूल लगाया है बस। अगला बोलता है विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ कार्बन क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो बोल रहा है n यानी कि 3, l की वैल्यू 1 यानी कि 3, p की बात कर रहा है, और m की वैल्यू -1 यानी कि वो बोल रहा है कि एक 3p बनाओ, ये तो हमने एक 3p बना दिया, इसमें हमने 3 ऑर्बिटल्स बना दी, क्या है ये बोल रहा है ये 3p है, तो ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है, तो बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड। भाई इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, सपोज ये 1 होता तो मैक्सिमम इसमें 1 ही आ सकता है क्या, ऐसा तो नहीं है, इसको अगर ऐसे करते हैं तो मैक्सिमम इसमें ये आ सकते हैं ना, कितने हैं ये मैक्सिमम, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, 2 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। ठीक है, अगला देखें, क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विद l इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 4 इज। देखो भाई ये बोल रहा है n इक्वल्स टू 4 यानी कि 4 और l की वैल्यू 3 यानी कि 4f की बात कर रहा है, तो ये तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये कैसे करते हैं आप, एक तो फॉर्मूला ही हो गया 2 इंटू, फॉर्मूला देखो 2 इंटू 2l+1, तो l के लिए सब्सटीट्यूट कर दो, और f में तो आपको पता है कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं ना इसके, एक ऑर्बिटल में 2, तो मैक्सिमम कितने 14 आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही पूछा है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो ऐसे भी कर लो 2 इंटू l की वैल्यू 3 है +1 यानी कि 2 इंटू 7 यानी कि 14। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से करना था ये वाला क्वेश्चन। आगे देखिए बेटा, कहता है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एट 37। हाँ आरबी 37 के लिए क्या होगा भाई, 37 यानी कि 36 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होता है, तो आरबी की बात करूं अगर मैं, तो इसमें क्रिप्टन का तो 36 हो ही गया, प्लस क्या हो गया ये +5s1 हो गया, +5s1 हो गया, तो बोल रहा है कि अच्छा इसमें से, इसमें देखो 5s1 में n की वैल्यू है 5, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है,
ये है हमारा 5s1, अरे अरे ऐसा भी नहीं है, ऐसा है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, इसमें n की वैल्यू है 5, इसमें l की वैल्यू है 0, इसमें m की वैल्यू है 0 और s की वैल्यू आप कुछ भी बोल लो, प्लस हाफ बोलो या फिर माइनस हाफ बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, 500 प्लस हाफ। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है इफ n इक्वल्स टू 6, n की वैल्यू उन्होंने 6 दे दी, कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो सबसे पहले तो ns वाले करेंगे, फिर उसके बाद f वाले, यानी कि n-2f वाले। ये तो वैसे एक्चुअली f ब्लॉक का ही क्वेश्चन हो गया, f ब्लॉक का ही क्वेश्चन है। इसी तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया जाता है f ब्लॉक का, n-2 फिर n-1d होंगे, फिर लास्ट में np होंगे। तो ये तो अगर आपको अभी आ रहा है तो ठीक है, आता है तो ठीक है, वरना ये तो आपको रट जाएगा कि एफ इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल, इनमें से कौन सा परमिसिबल नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। पहले वाले में क्या दिक्कत है, देखो आपको इसमें एक चीज देखनी है बस, कि जो एल होता है ना, एल वो हमेशा n-1 होता है, ठीक है। जो m होता है, m वो माइनस एल से प्लस एल हो सकता है, ठीक है। और s तो सिर्फ दो ही होती है, ये तो प्लस हाफ होगा या तो ये माइनस हाफ होगा, यही पॉसिबिलिटी होती है। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, m 0 है, s की वैल्यू माइनस हाफ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 3, यानी कि n से कम है, और m की वैल्यू l से कम है, चल जाएगा, ये प्लस हाफ कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। तीसरा वाला देखो, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू कम है, और m की वैल्यू कैसे ज्यादा हो सकती है, m की वैल्यू तो मैक्सिमम माइनस l से प्लस l तक जा सकती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये जो लिखा है ना, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, m की वैल्यू ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। लास्ट वाला n की वैल्यू 3, l छोटा, m l के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय। अभी तो बताया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू 2l प्लस 1 फॉर्मूला होता है, तो ये 4l प्लस 2 भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। फॉलोइंग सेट में क्वांटम नंबर्स दिए हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल, वही जो थोड़ी देर पहले किया ना, वही करना है। देखो टिक लगाते जाऊंगा। 3 है, n की वैल्यू 3 है, l 3 से छोटा है, m भी l के बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 3s की बात हो रही है। n 2 है, l 2 है, l तो हमेशा क्या होता है, n-1 होता है, ये तो n-1 होता है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, सेकंड वाला नहीं हो सकता। ये 4 है, ये 3 है, ये -2 है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 है, ये 0 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये -1 कैसे हुआ भाई, इसको भी तो कम से कम 0 ही होना था, तो ये बिल्कुल गलत है। ये 3 है, ये 2 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 कैसे होगा, ये तो मैक्सिमम +2 या फिर -2 होता, तो ये भी गलत है। तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ हमारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ हमारे गलत ऑप्शंस हो चुके हैं, मतलब ऑप्शन नंबर क्या, ये सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन कहता है द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय। ओरिएंटेशन किससे गवर्न होती है, किससे गवर्न होती है, एम वैल्यू से गवर्न होती है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ये गवर्न होती है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं बताने वाला। अगला देखें, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स के लिए ऐसा पॉसिबल है। देखो भाई, कह रहा है n की वैल्यू 3 यानी कि 3, l की वैल्यू 2 यानी कि sp d और m की वैल्यू +2, यानी कि अगर वो ऑर्डर की पहले डी बनाओ, इसमें 5 खाने होते हैं डी में, 1 2 3 4 और 5। इसमें m की वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, ये होती है -2 -1 0 +1 और +2। अब ये बोल रहा है कि m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू +2 है, यानी कि इस ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो इससे हम कितनी ऑर्बिटल्स आइडेंटिफाई कर पाए, गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर से सिर्फ एक, सिर्फ ये वाली ही आइडेंटिफाई कर पाए हैं, सिर्फ ये वाली हम आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो कितने हो जाएगा आंसर, आंसर विल बी 1 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन आपने करना था, ठीक है भाई। अगला देखें, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन। इसमें से आयरन के लिए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, आयरन यानी कि 26 नंबर, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या 4s2 और 3p, अच्छा ठीक है आप लोग, अच्छा कितना, कहाँ कहाँ 3d5 तो बिल्कुल नहीं है, 3d5 बिल्कुल नहीं है, 3d7 बिल्कुल नहीं है, 3d6 बिल्कुल ठीक है,
क्या ही करना है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी तो आपको, अब आप डी ब्लॉक पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, ऐसे याद हो जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। बेकार क्वेश्चन। कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम इज, हाँ GD64 का क्या होगा भाई। देखो देखो ये है 64, पहले तो 64 जहाँ पे आप मैच करना चाहो वहाँ पे मैच करके देख लो, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लिखा है ना एक्सी यानी कि आप 54 से ऐड करना स्टार्ट करो, 54 से ऐड करना स्टार्ट करो। देखो इसमें लिखा है 4F18, 3D9 तो होती नहीं है, 3D9 तक तो जाता नहीं है, डी की वैल्यू मैक्सिमम 0 से लेके 1 तक ही जाती है बस। ठीक है, तो सॉरी 0 से 1 नहीं, 0 से 2 तक जाती है, तो क्या हो जाएगा 54। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये तो मेरे हिसाब से देख के ही मैच हो जा रहा था क्या। देखो ये कॉन्फ़िगरेशन तो हो भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता, 3D5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, और ये तो मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, इसमें हाफ फील्ड का वो आ जाता है ना, ये तो 4F7 हाफ फील्ड होती है, इसलिए हम इसका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। ठीक है, ऐसा होना था। चलो, द ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेटेबल। कौन से ऑर्बिटल्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती है भाई, जिनकी एनर्जी सेम होती है। कौन है ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, दे हैव सेम एनर्जी। क्या सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। आगे देखें, कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ माइनस सॉरी प्लस हाफ, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज माइनस एंड इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन। ठीक है, ठीक है, एक पी ऑर्बिटल बना के देख लेते हैं, एक पी ऑर्बिटल बना के देखो। ये बोल रहा है कि ये ऐसे है इलेक्ट्रॉन और ये -1 है, तो बोल रहा है कि ऐसी सिचुएशन कहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देखो अगर 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 डी ऑर्बिटल है तो ऐसा हो सकता है, एफ है ऐसा हो सकता है, पी एस होता है, लेकिन अगर एस ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ देखो इस एग्जाम्पल बोलूं, ये एस है ना, एस, इसके लिए ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है -1/2, पर अगर एस एस है ना, एस के लिए एल की वैल्यू 0 है ना, तो एम की वैल्यू भी क्या होगी, एम की वैल्यू भी हमारी 0 होनी पड़ेगी। तो एस के लिए कभी एम की वैल्यू 0 से ऊपर जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर क्वांटम एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। इसमें हाईएस्ट किस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होगी, तो n+l रूल देखो। ठीक है, इनका n+l किया तो कितना है, ये आया हमारा 5, दूसरे वाले का कितना आया 4 + 2 इज 6, 4 + 1 इज अगेन 5 एंड 5 + 0 इज 5 ओनली। तो 6 कहाँ आ रहा है, एक ही ऑप्शन में 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें ये भी चेक कर लेना वैसे कि पॉसिबल अरेंजमेंट है कि नहीं है। इसमें मैंने देख लिया था पॉसिबल अरेंजमेंट्स तो ये हैं, कहीं एम की वैल्यू एल से बड़ी ना दी होगी, तो उस टाइम पे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वैसे नहीं बनते, बट आप ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, 3D8 4s2, पीछे का तो मैं देखता भी नहीं हूँ, लास्ट का ही देखना है। 3D8 4s2, हाँ निकल का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3D9 4s2 किसका होता है, कॉपर का होता है। 3D10, एक सेकेंड 3D वैसे कॉपर का 3D9 4s2 में ऐसे पढ़ते हैं, बट हमें पता है कि हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर दैट। जैसे 3D5 4s1 हो गया, ठीक है, उसी तरीके से हम किसको प्रेफर करते हैं, इस वाले को प्रेफर करते हैं, नीचे वाले को, बीच वाले को नहीं करते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो 3D9 4s1 नहीं, हाफ फुल फिल के चक्कर में क्या करते हो उसे 3D10 4s1, ये तो आपको पता ही है ना, क्रोमियम का और कॉपर का चक्कर। एक बड़ा सा खूबसूरत सा डायग्राम कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें 1s और 2s ऑर्बिटल्स की दे रखी है। ठीक है भाई, द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इन अ रीजन रिप्रेजेंट्स द फिलिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना है, कुल मिला के हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कह रहे हैं 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। इसमें तो इनकरेक्ट बताने वाला क्या है, वो तो दिख ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है, एस है तो स्फेरिकल तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। जब भी हम प्रोबेबिलिटी का डेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से ही आता है ना, ये रेडियस होता है, ये साई स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो ये क्या होता है, ये इस तरीके से आता है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है जब ये न्यूक्लियस के पास आता है, व्हेन इट अप्रोचेस 0। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। हाँ, स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल में तो हर जगह बराबर ही क्या उससे वो मिलेगा, प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि स्फेरिकल है, शेप अलग होता तो नहीं होता ऐसा। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2s ऑर्बिटल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली। 2s की बात करिए भाई, देखो ये तो मैंने 1s के लिए बनाया था, इसके लिए यूनिफॉर्म डिक्रीज होता है, लेकिन 2s के लिए कैसा ग्राफ बनता है, 2s के लिए जो साई स्क्वायर और आर का ग्राफ बनता है वो कुछ बनता है
इस तरीके का, ठीक है, ये नोड टच हो जाता है, ये टच हो जाता है, तो इस तरीके का बनता है। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो कहलाता ही नहीं है, यूनिफॉर्म तो ही नहीं। जब नोड बन रहा है तो यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है भाई? यहाँ से भी देखो, अगर यहाँ से भी अगर देखो तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक तो आपको मिल गया चलो इलेक्ट्रॉन, पर आपको यहाँ पे कहाँ मिला इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फिर आपको इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हुआ, तो यूनिफॉर्मिटी तो है ही नहीं 2s के अंदर। अगला क्वेश्चन बोले, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ कितने रेडियल नोड्स कितने होंगे भाई? रेडियल का फॉर्मूला हुआ n-1, यानी कि 3 माइनस पी की वैल्यू होगी 1 माइनस 1, यानी कि कितना? ये तो 1 ही आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर 4d, एंगुलर्स यानी कि कितना, इसको बोलते हैं बराबर l के, तो d के लिए l की वैल्यू कितनी? d के लिए l की वैल्यू 2, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इसे ठीक से लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल द एग्जिस्ट टू रूल आउट, सॉरी रूल नहीं, टू रूल आउट मतलब कोई उसको बिल्कुल नकार देता है, बिल्कुल नलिफाई कर देता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ऐसी कोई बात हुई है? बिल्कुल नहीं। हाइजेनबर्ग तो कोई दूर दूर तक बात ही नहीं है, वो तो मैथ बनाने में बिजी है। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, सॉरी माई मिस्टेक, ऑनेस्ट मिस्टेक। हाइजेनबर्ग ही तो है इसका आंसर, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू व्हाट, एच अपॉन 4 पाई। तो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल रूल और एग्जिस्टेंस डेफिनेट पाथ। हाँ, वो बोलता है कि इसको और इसको, मतलब यही तो डेफिनेट पाथ का यही मतलब है कि हमें वेलोसिटी और क्या मोमेंटम और पोजीशन एक टाइम पे पता होती नहीं है। तो ये हाइजेनबर्ग ही तो है। मैं न जाने क्यों न कर रहा था, मैं इनका नाम पता नहीं क्यों खराब कर रहा था, इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, वो तो वॉल्टर वाइट थे, ही वॉज नॉट हाइजेनबर्ग। ठीक है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये भी कुछ चीज़ को ट्रेजेक्टरी के बारे में बात नहीं करती हैं। ऑफ बॉ प्रिंसिपल तो सिर्फ एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो ये कोई सेंस बनता नहीं। आगे देखें, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद थर्ड शेल विद, कितने ऑर्बिटल्स थर्ड शेल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं भाई? तो भाई फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल्स का कितना, ये होता है n स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड शेल है तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखो थर्ड है तो इसको हम 3s हो सकता है, ये 3p हो सकता है और ये 3d भी हो सकता है, बस यही पॉसिबल है, 3s 3p 3d। f तो 4 से स्टार्ट होता है, तो देखो इसमें तो एक होता है, इसमें तो एक ही हुआ, p में कितने हुए? तो फॉर्मूले इस तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद ये फॉर्मूले हुए, तो ये 3p में कितने 3 हो सकते हैं और d में कितने 5 हो सकते हैं। d में 1 2 3 4 5, तो 5 3 8 और 1 9। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, अगर आप फॉर्मूला भूल जाए कभी तो आप ये वाली अप्रोच भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है भाई, आगे देखो, कह रहे हैं द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? इतनी देर से फॉर्मूला एक ही तो लगा रहे हैं, अंडर द रूट व्हाट l इंटू एल प्लस 1 एच कट, यही फॉर्मूला लगाए जा रहे हैं, तो किस पे ऊपर डिपेंड करेगा? सिर्फ l के ऊपर ही डिपेंड करेगा, हाईलाइट ही नहीं हुआ, l के ऊपर ही मात्र ये डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, द पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, देखो भाई आपके पास 4 अलग अलग आयन दिए गए हैं, अगर इनमें से सब में से बराबर इलेक्ट्रॉन गए और सारे, सपोज अगर एक क्रोमियम और Fe लिखा होता तो इनके इलेक्ट्रॉन तो कभी सेम हो ही नहीं सकते, Fe और CO लिखा होता तो इनके इलेक्ट्रॉन भी कभी सेम ही नहीं। इसका मतलब अगर दो डिफरेंट एलिमेंट दे रखे हैं उनके इलेक्ट्रॉन तो सेम हो ही नहीं सकते, और अगर उनमें सेम चार्जेस हैं इसका मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनसे गए हैं, तब भी वो कभी सेम ही नहीं हो सकते। सपोज चलो मान लो x के पास, अगर इसके पास x इलेक्ट्रॉन्स थे, Fe के पास y होंगे, तो ये कभी सेम ही नहीं हो सकते थे। इससे आप इसने दिए हैं क्या, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तभी 3 प्लस है, तो x माइनस 3 y माइनस 3 ये भी कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब अगर सेम चार्जेस में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन कभी सेम नहीं होंगे, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है क्या, Fe प्लस 3 और Mn प्लस 2। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं क्या, Fe जो प्लस 3 है ना, ये 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है और Mn प्लस भी क्या हमारी 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के वजह से सॉल्व हो जाता, बट देखो देख के ही क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, लॉजिक से ही सॉल्व हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, शायद आखिरी क्वेश्चन है आज का। ठीक है भाई, कह रहा है z इफेक्टिव फॉर इलेक्ट्रॉन इन अ 2s ऑर्बिटल इज द सेम एज z इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल। ये क्या बात है? शील्डिंग इफेक्ट तो दोनों में अलग है भाई, क्यों? सिग्मा की वैल्यू दोनों में अलग हो जाएगी,
है, सिग्मा की वैल्यू तो दोनों में अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो कोई सेंस नहीं इस बात का, दिस इज मेकिंग नो सेंस एट ऑल। जीमैन इफेक्ट लगाएंगे ना इसमें, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल हैज द सेम एनर्जी एज इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल। ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों होगा भाई? इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 2 है, इसमें n प्लस एल की वैल्यू 3 है, तो कुछ मतलब ही नहीं बनता इसमें। आप n प्लस एल वाला रूल लगा के देखो, कोई मतलब ही नहीं इस बात का। z effective for an electron in 1s orbital is same as z effective orbital in 2s। क्या बात है, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बस एक केस होता है जिसमें 2s और 2p की एनर्जी बराबर आती है, वरना इनमें तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है इन बात का, है ना। तो 1s और 2s का तो कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है, क्यों होगा सेम, क्या क्या जरूरत है? द टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द 2s ऑर्बिटल हैव स्पिन क्वांटम नंबर ms बट ऑफ ऑपोजिट साइन। हाँ बिल्कुल सही बात है, 2s की बात कर रहे हैं, बोल रहा है सपोज ये 2s है, ये 2s है, और बोल रहा है कि द टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2s, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, इनका स्पिन क्वांटम नंबर सेम है क्या? हाँ बिल्कुल सेम है, 2s है ना, 2s है, स्पिन क्वांटम नंबर दोनों का सेम ही है, ठीक है। बट इनका जो साइन है वो क्या है, ऑपोजिट है, यानी कि दोनों हाफ ही हैं, दोनों हाफ ही हैं, लेकिन ये प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है। तो ये बात तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसको एग्री कर सकते हैं, इससे एग्री, वी कैन एग्री टू दिस। और इसी के साथ आपका आखिरी क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।